हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नंबर 2 देख रहे हो। आज के इस क्लास से पहले एक क्लास दिया जा चुका है। जो लोग नए होंगे क्लास को आप देख लीजिएगा। क्लास इस तरह से वन लाइनर आप लोगों के लिए है, साथ ही साथ वन लाइनर को देखने के बाद टेस्ट भी आपको लगाना होता है। जो लोग नए होंगे उनके लिए ये बात कही गई थी। जो लोग पहले से इस क्लास को देख रहे थे, आज आप लोग एक सवाल का जवाब सबसे पहले बताइए। कितने अच्छे से आप लोगों ने क्लास को देखा यह भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 35 देखिए और इसका राइट आंसर क्या है कमेंट करके बताइए। योजना अवकाश की अवधि क्या है? कब से कब तक के समय को योजना अवकाश माना गया है? यानी कि रहा था तो माना गया क्या? योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? राइट आंसर क्या है कमेंट करके बताइए। जो लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं समझ लीजिएगा, आपके आगे आने वाले बिहार सचिवालय, 68वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, सिविल कोर्ट, रेलवे वगैरह है, बिहार पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, सब जगह से इंडियन इकोनॉमी से सवाल पूछा ही जाता है। आप इस क्लास को एनसीईआरटी सार संग्रह के रूप में देख रहे हो। काफ़ी ज़बरदस्त यह क्लास है। इसे आप वन लाइनर को पहले अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। देखने के बाद आपको टेस्ट भी लगाना है, इसीलिए काफ़ी बेस्ट क्लास आप लोगों के लिए आज का यह रहने वाला है। आप में से जो लोग नए होंगे, आप अगर चाहें इस तरह का और भी क्लास देखने के लिए प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। एनसीईआरटी सार संग्रह विथ टेस्ट सीरीज करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उससे आप देख लेंगे। आशा करता हूं कि आप में से काफ़ी लोगों को इसका जवाब ज़रूर पता होगा और आपने कमेंट कर दिया होगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास का पॉइंट नंबर फर्स्ट से। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। 5वीं योजना के टाइम पीरियड में 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किए थे, ठीक है। और वो ना 5वीं योजना का टाइम पीरियड चल रहा था, कार्यकाल था। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। कब? 5वीं योजना के ही समय में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ था, 5वीं योजना के ही टाइम में। आपने अगर अभी तक किसी एक भी प्रैक्टिस सेट को लगाया होगा, आपको पता होगा कि यहाँ से सवाल पूछा जाता है, इस टॉपिक से क्या वैल्यू है इसका। खास करके यहाँ जो आप देख रहे हो ना, किस योजना के टाइम में कौन सी घटना हुई थी, या तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूज भी कर देता है। अनवरत योजना, जिसे आप रोलिंग प्लान के नाम से जानते हो, इनका काल था 1978 से 80 तक। ये 5वीं योजना के बाद में आया था। अनवरत योजना देन है किसका? गुन्नार मिडल का देन है अनवरत योजना। अनवरत योजना के प्रतिपादक पूछेगा तो रैगनर फ्रिश आपको बताना है। अनवरत योजना आधारित थे किस पर? तो गांधीवादी मॉडल पर आधारित था। नाबार्ड की स्थापना पूछा जाता है कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को, 6ठी योजना के काल में, जो कि आपका 1980 से 85 तक चला था। और अगर पूछेगा कि किसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था। 6ठी योजना जो कि आपका यहाँ पे ना, आप ध्यान से अगर देखते चलेंगे ना तो आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। 6ठी योजना 1980 से 85 तक चला था। आगत निर्गत मॉडल पर था यह। 6ठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण करना, मतलब रोजगार को लाना और गरीबी को हटाना। बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP, ट्रैशम, DWACRA और RLEGP ये कार्यक्रम लागू हुई थी। कब? तो ये सारे 6ठी पंचवर्षीय योजना के ही टाइम में ये सारे लागू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी कब? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूछा जाए 6ठी योजना काल में हुआ था। 7वीं योजना की अवधि रही थी 1980 से 1985 तक, माफ़ कीजिएगा 85 से 90 तक रहा था 7वीं का। 6ठी का अगर पूछता है तब आपको 80 से 85 बता देना है। इंदिरा आवास योजना
1985-86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना के टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट है नेहरू रोजगार योजना जो अक्टूबर 1989 में यानी कि 1989 में प्रारंभ हुआ था, ये भी 7वीं योजना के ही टाइम पीरियड में आया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97 तक रहा था। अगर आपसे 8वीं पंचवर्षीय योजना पूछेगा, आपको 1992 से 97 बताना होता है। ये ना जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित रहा था। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपने अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। आगे देखिए, 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना रहा था 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य। 8वीं योजना का विकास दर जो लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था, वो देखिए 8वीं योजना का विकास दर जो है ना लक्ष्य, ये 5.6 रहा था और प्राप्त हुआ था कितना? 6.8। आपको ध्यान रखना है। महिला समृद्धि योजना जो कि 2 अक्टूबर 1993 को चालू हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था 8वीं योजना के काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 15 अगस्त 1993 को स्टार्ट की गई थी, ये 8वीं योजना का ही काल रहा था। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना अगर पूछ ले 1997 से 2002 तक रहा था और इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास करना। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित पूछेगा 9वीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास करना रहा था। 10वीं योजना का काल था कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश में जो गरीबी था ना, इसको समाप्त करना था। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म कर देना। अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना का नाम 10वीं योजना रहा था। ध्यान रखिएगा, अब तक का सबसे सफल और सबसे विकास दर वाला अच्छा वाला योजना पूछेगा तो 10वीं योजना रहा था। 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य कितना था? क्रमशः 8 और 7.6%। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 तक रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य पूछेगा तो तीव्र और समावेशी विकास होगा। तीव्र यहाँ पे लिखा ना, तो तीव्र कर देंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य रहा था तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं योजना की अवधि थी कब से कब तक? 2012 से 2017 तक। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? तो तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास करना 12वीं योजना का उद्देश्य था। 12वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य कितना था? 8 और 7.6%। योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा योजना नामक पत्रिका का प्रसारण होता है। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ 1991 में किया गया था। नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई 1991 में हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ट्राइसम, जिसका कि नाम मतलब फुल फॉर्म होता है आपका ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण, ये योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 को। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ था 1982 में। महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में महिला और जो बाल विकास कार्य था ना, वो स्टार्ट हुआ था 1982 में ही। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे आप NREP कहते हो, इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का आरंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। किसका? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का स्टार्टिंग हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत वर्ष 2001 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पूछेगा तो आपको
ईस्वी यहाँ पे ध्यान रखना है। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ हुआ था 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ था 2003-04 को। स्व जलधारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2000 को। आप लोग अगर चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं जिस तरीके से बताया जा रहा है क्या यह सही है या काफ़ी मतलब थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को बताया जाए। मेरे हिसाब से अगर आपको फास्ट करना हो तो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, बट कोशिश करिए आराम से कूल होकर के पढ़ने का। 1 से 2 बार क्लास को आप देख लीजिएगा। इस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, जान आपको छोड़ने वाला ये टॉपिक है भी नहीं। इंदिरा आवास योजना स्टार्ट हुआ था 1985-86 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 2008 को। कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था किसने? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है किससे? कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कौन? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964 और 65 के टाइम में खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्टार्ट किया गया था। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून की गई थी कब? 1920 में बड़ौदा में भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लाया गया था। चकबंदी के 2 प्रकार हैं, एक है ऐच्छिक और है एक अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत पूछेगा 1921 में पंजाब में, और अनिवार्य का पूछेगा तो 1928 में हुआ था मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है कैसा? सीमांत। सीमांत जोत का आकार होता है 1 हेक्टेयर से कम वाली भूमि को आप सीमांत कहते हो। मतलब सीमांत खेतिहर कहा जाता है खेती करने वाले को। जोतों का आकार सबसे कम है कहाँ पर? केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून के टाइम पीरियड को कृषि वर्ष माना जाता है। फसल बीमा योजना का स्टार्टिंग किया गया था 1985 में। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी किसने? राज्य समिति के द्वारा कृषि जोत पर टैक्स लगाने की बात की गई थी। भारत की पहली कृषि जनगणना हुई थी 1970 और 71 के टाइम में। भारत की पहली कृषि जनगणना कहा जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष में आरंभ हुई थी? 1999 और 2000 में भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है सबसे पहले। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम है नाबार्ड। रबी फसल की बुवाई होती है, यह जो अभी आप देखने वाले हो ना, काफ़ी लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। 100 में अगर आप लेंगे ना तो लगभग 70 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहें तो। बस इतना आपको 3-4 चीज़ यहाँ पे है जो याद कर लेंगे अगर तो हो गया, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। रबी की फसल बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर के टाइम में। खरीफ की फसल की बुआई होती है जून जुलाई में। समझ पाए इस बात को? रबी का पूछेगा अक्टूबर नवंबर में। अगर आप कुछ रिलेट करना चाहें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। रबी मतलब आप अगर हिंदू धर्म का देखें, रब मतलब भगवान का जो पूजा वगैरह स्टार्ट होता है, याद करिए किस मौसम में होता है, मतलब कौन सा मंथ हो रहता है। मैक्सिमम आप देखेंगे अगस्त सितंबर के बाद आता है, यानी कि आप अक्टूबर नवंबर मान सकते हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आता है। तो रब जो है, भगवान जो है, इनका समय पीरियड कब रहता है? अक्टूबर नवंबर रहता है ना। आप रबी अक्टूबर नवंबर याद रख लीजिएगा। भगवान का यानी कि फसल का अगर बुआई पूछेगा तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई होती है। अगर आपको रबी का याद रह गया तो आपको अक्टूबर नवंबर का ज़रूर, ये आपका जो खरीफ बचेगा ये याद आ ही जाएगा। ठीक है, बस आपको रबी याद करना है। तो खरीफ की फसल आप समझ गए होंगे जून जुलाई में। ठीक है, अब रबी की फसल में क्या क्या आता है?
गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आता है। खरीफ की फसल में चावल, बाजरा, मक्का आता है। ये खरीफ की फसल में। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आता है। अगर आपसे पूछेगा जायद फसल, इसमें ना जो ककड़ी है, तरबूजा है, खीरा है, सब्जी, ये सारे आते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है कौन सी? चावल। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द का यूज सबसे पहली बार किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है कौन सा? गेहूँ। आपको कहा गया था 1967-68 के टाइम में ना गेहूँ के उत्पादन में 500% का इजाफा हुआ था, फ़ायदा हुआ था, इसीलिए गेहूँ पे काफ़ी ज़बरदस्त ये रहा था, सफल प्रयोग रहा था हरित क्रांति का। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? C.S. सुब्रमण्यम साहब थे। हरित क्रांति का जनक देश पूछेगा, फिलीपींस में हुआ था। सबसे पहले हरित क्रांति आई थी भारत में, कहाँ पर? पंजाब में इस्तेमाल किया गया था। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक से। फिर जो आपका लाल क्रांति है ये मांस और मटर से है। गुलाबी क्रांति पूछेगा झींगा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति पूछेगा तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध के उत्पादन से। रजत है अंडा से। बादामी है मसाला से। गोल है आलू से। नीली क्रांति पूछेगा मत्स्य से बताना है। कृष्ण अगर पूछता है पेट्रोलियम से बताएंगे। ब्राउन क्रांति का रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति का संबंध है फल के उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलन है इंद्रधनुष क्रांति। अब यहाँ पे आइए प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के बारे में। देखिए, प्रत्यक्ष कर होता है आय कर, संपत्ति पर कर, निगम पर, मृत्यु पर, भू राजस्व पर, उपहार पर। ये सारे जो टैक्स हैं ये प्रत्यक्ष में आते हैं। अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, तट कर, उत्पाद और सीमा शुल्क आते हैं अप्रत्यक्ष में। केंद्र सरकार लगाती है। केंद्र सरकार क्या? आय, निगम, संपत्ति, धन, उपहार, सीमा और कृषि पर कर लगाती है केंद्र सरकार। राज्य के द्वारा लगाया जाने वाला कर है भू राजस्व, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर और वाहन कर होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे लगाने वाले हैं टेस्ट, बट आपको पता ही होगा, लास्ट क्लास अगर आपने देखा होगा थोड़ी देर के बाद लगाएंगे। पहले एक और पेज को अच्छे से पढ़िए और समझिए, फिर टेस्ट लगाएंगे। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी कौन सी? चलैया समिति। गठन हुआ था 1991 में। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत है निगम कर। निगम कर लगता है कंपनियों की आय पर। भारत में पहली बार मूल्यवर्धित कर, जिसे आप वैट कहते हैं, वैट लागू हुआ था 2005 में। कहाँ पर? तो हरियाणा में। संशोधित मूल्यवर्धित कर संबंधित है किससे? उत्पादन, जो उत्पाद कर है इससे संबंधित है। कैनवेट संबंधित है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सर्विस टैक्स लगता है आयकर विभाग के द्वारा। भारत में जीएसटी यानी कि गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स जो है ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी है, बताइए जीएसटी क्या है? जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में? फ्रांस में। जीएसटी का दर है 5, 12, 18 और 28, 4 तरह का यह है। भारत में जो संशोधन हुआ था तो ये पूछेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 को। सवाल आता है कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुआ था? 12 सितंबर 2016 को। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। सेवा कर प्रारंभ किया गया 1994 और 95 में सेवा कर स्टार्ट किया गया था। रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। वांचू संबंधित है, वांचू समिति संबंधित है प्रत्यक्ष
कर जांच से। कौन सा? तो वांचू समिति। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे आप मुद्रास्फीति के नाम से जानते हो। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12 का समय। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन है क्या? ब्याज दर बढ़ा देना। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए ना आरबीआई क्या करता है? ब्याज दर बढ़ा देता है। मुद्रास्फीति से हानि होता है किसको? ऋणदाता को। मुद्रास्फीति से लाभ होता है किसको? ऋणी को। सर्वप्रथम मुद्रा का चलन हुआ था 1542 ईस्वी में। देखिए सवाल अब कहाँ जा रहा है घूम के। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी कि करेंसी का जो प्रचलन है वो 1862 में हुआ था। भारत में दशमलव यानी कि दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया था कब? 1 अप्रैल 1957 को। प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार यह वाला सवाल पूछा जा चुका है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब अपनाया गया? 1 अप्रैल 1957 से अपनाया गया। यह सवाल जो है ना ऐसा नहीं है कि और सब नहीं पूछा गया है, बट यह क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया 1 अप्रैल 1957 को ही। भारत में मीट्रिक प्रणाली को अपनाया जा चुका है। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी 1790 में। कहाँ पर? फ्रांस में। मुद्रा अवस्थिति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर से एक बार देख लेंगे। मुद्रा अवस्थिति वह कंडीशन होता है जिसमें वस्तु और सेवा का मूल्य घट जाता है, मुद्रा का मूल्य यानी पैसे का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति को स्टैगफ्लेशन कहा गया है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर होता है। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन किसे कहते हैं? फिर से देखिए, अन्य मुद्रा की तुलना में, दूसरे देशों की पैसा की तुलना में स्वदेशी यानी कि भारत की मुद्रा में पैसा में ना मूल्य का घटना जो होता है ना ये अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम कर देना। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन पूछेगा कितनी बार हुआ है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 3 बार किया गया है। कब कब? 1949, 66 और 91 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 49, 66, 91 में किया जा चुका है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास या फिर कहिए कि पलायन की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? हॉट या फिर कहिए गर्म मनी कहलाता है। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया है कब? 19 अगस्त 1994 को। रुपयों को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय 19 अगस्त 1994 को डिक्लेयर किया गया था। यूरो मुद्रा का जो प्रारंभ है 11 देशों में हुआ था। कब? 1 जनवरी 1999 को। 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा का स्टार्टिंग 11 देशों में स्टार्ट हो गया था। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या है 19। 19वां देश है कौन सा? लिथुआनिया। सबसे महंगी मुद्रा अगर पूछता है इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग होता है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वो क्या कहलाती है? उसे आप हार्ड करेंसी कहते हैं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वो क्या कहलाती है? तो वो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? इसे विमुद्रीकरण के नाम से आप जानते हो। सरकार के द्वारा पुरानी पैसा को समाप्त करके नया मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? 3 बार। कब कब? 1946 में, 1978 में और 2016 में। भारतीय मुद्रा को पूर्ण
परिवर्तनीय बनाया गया। कब? 1993-94 के बजट में। भारत में जो नोटबंदी है, अगर सवाल नहीं आता है तो अभी आप चाहें तो कमेंट करके बताइए, भारत में नोटबंदी जो अभी लेटेस्ट हुआ था ना, डेट क्या था? आप लोगों को ध्यान हो कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। यहाँ पे समझ पाए, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय पूछेगा बनाया गया 1993-94 के बजट में। बाजार के नियम के प्रतिपादक JBC थे। बाजार के नियम का प्रतिपादक, यहाँ पे जिन लोगों ने बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखा होगा, स्पार्क का सेट नंबर फर्स्ट, सवाल यह पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर वहाँ पे 50 था, यही क्वेश्चन, बाजार के नियम को का प्रतिपादन JBC ने किया था। वहाँ पे आप चाहें तो देख लेंगे, कमेंट भी देख लीजिएगा साथ ही साथ नीचे में, है ना। हवाला है मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? यह जो है ना क्रो उमर ने दिया था। ऐच्छिक मुद्रा क्या कहलाता है? साख मुद्रा को आप ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जानते हो। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी को कहा जाता है क्रेडिट कार्ड। ब्लैक मनी को कहा जाता है अघोषित धन। स्मार्ट मनी का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड से पैसा वगैरह पे करना। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। मुद्रा आपूर्ति की विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3। पूछा जाता है यह M1 M3 में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप M1 और विस्तृत मुद्रा के पूछेगा तो M3 बता देना होता है। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है कच्चा तेल के आयात पर। भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन से। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका। मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है रुपया। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। 1 रुपये से अधिक के सभी मूल्यों के नोटों पर हस्ताक्षर होता है RBI के गवर्नर का। RBI द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषा में आपको यहाँ पे बता देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1 रुपये के नोट व सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के द्वारा। 1 रुपये के नोट व सिक्के पूछेगा तो नोट बता देना है। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है वो कहलाता है मुद्रा बाजार। नेक्स्ट पेज को, नेक्स्ट मतलब पैराग्राफ को देखेंगे। गिल्ट एड्ज बाजार संबंधित है किससे? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार या फिर कहिए क्रय विक्रय से। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। आयातों एवं निर्यात जो है इन दोनों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो निर्यात आयात बैंक के द्वारा। ध्यान देंगे, निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो निर्यात आयात बैंक के द्वारा किया जाता है। निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। 1 जनवरी 1982 को निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी। भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? ब्रिटेन की। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए। दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था का नाम है UTI, LIC, GIC। भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। सामान्य जीवन बीमा जो सामान्य बीमा निगम है जिसे आप GIC के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। बीमा क्षेत्र का नियमन करती है IRDA, एडा के द्वारा भारतीय जो आपका बीमा क्षेत्र है इसका नियमन किया जाता है। देखिए एडा यानी कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन पूछेगा 19 अप्रैल वर्ष 2000 में किया गया था मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर।
एडा के बारे में पूछेगा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन 19 अप्रैल 2000 को ना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया था। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है यूटीआई। भारतीय यूनियन ट्रस्ट यानी कि यूटीआई जो है, इसकी स्थापना पूछेगा 1 फरवरी 1964 को हुआ था और मुख्यालय है इसका, हेडक्वार्टर है मुंबई में। ध्यान रखेंगे भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1964 को, मुख्यालय है मुंबई में। भारत का पहला म्यूचुअल फंड पूछेगा US64 आपको बताना है। भारत का जो प्रतिभूति मुद्रणालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है ना, तथा जो बैंक नोट प्रेस स्थित है, ये कहाँ पर है? नासिक, हैदराबाद और देवास में है। ठीक है, देखिए अगर पूछता है बैंक नोट प्रेस देवास में बताइएगा। भारत का अगर पूछता है प्रतिभूति मुद्रालय जो आपका है, ये कहाँ पर? नासिक में है। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस अगर पूछता है हैदराबाद में आपको बताना होता है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। भारत में सिक्का बनाया जाता है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। सहकारी समितियों का ढांचा है कैसा? त्रिस्तरीय। नगदी से प्राप्त मजदूरी है मौद्रिक मजदूरी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1948 में। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर हुआ था। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। उस वक्त CD देशमुख थे गवर्नर। रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर पूछता है ओसबार्ड स्मिथ थे। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो आपको ओसबार्ड स्मिथ बताना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछेगा तो आपको CD देशमुख बता देना है, ये पहले भारतीय गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर का नाम है KJ उदेसी, आपको बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक में होते हैं 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है आप यहाँ पे 1 जुलाई से 30 जून तक देख रहे हो। अब यहाँ से लगाने वाले हैं टेस्ट। चलिए सबसे पहले ऊपर वाला जो टेस्ट था ना उसे लगाएंगे ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता रहे आप लोगों को भी। नंबर फर्स्ट था, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला जो राज्य है उसका नाम बताइए क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपका अगर ध्यान हो आपको तो B बता देना था। महाराष्ट्र ने सबसे पहले क्या किया था? कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन A आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र से ब्राउन क्रांति का संबंध है। 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन नंबर C राइट आंसर, वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन नंबर C 5वीं वाली योजना में प्रस्तुत किया गया था। भारत में सर्वाधिक कृषि जोत किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, सीमांत जोत है। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? नंबर 6 का राइट आंसर C हो जाएगा, वर्ष 1991 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। भारत में अनवरत योजना जो कि आपका रोलिंग प्लान है, इसकी समय सीमा बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपको B 1978 से 80 तक चला था। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, वर्ष 2000 और 2001 में भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे D राइट आंसर हो जाएगा, केरल में है। जोतों का आकार सर्वाधिक पूछेगा किस राज्य में है? आप ऑप्शन नंबर C बता देंगे, यहाँ पे राजस्थान में है। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने किया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे D हो जाएगा, राइट आंसर, राज्य समिति के द्वारा कृषि जोत पर टैक्स लगाने की संस्तुति की गई थी।
भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1970-71 में भारत में पहली बार कृषि जनगणना हुआ था। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ से की गई? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, पंजाब आपको ध्यान होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? झींगा उत्पादन से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अनवरत योजना के प्रतिपादक ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा रैगनर फ्रिश हैं। अनवरत योजना के प्रतिपादक अगर पूछा जाए नंबर बी बता दीजिएगा, रैगनर फ्रिश हैं। हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 21 जनवरी 2003 को हरियाली योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विलियम गॉड आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? ऑप्शन नंबर बी 1967-68 में आपको बताया भी गया था ना, गेहूं पर हुआ था सबसे पहले। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन सी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी MS स्वामीनाथन साहब को भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से आप जानते हो। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी कब? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वर्ष 1980 में। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल का नाम बता दीजिए। ऑप्शन आपको डी बता देना है, गेहूं 500% की वृद्धि। भारत में हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे थे। ऑप्शन नंबर ए CM सुब्रमण्यम साहब थे। बताइए हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है? ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक करना है, फिलीपींस को। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम हरित क्रांति की सूत्रपात हुई थी, मतलब स्टार्ट किया गया था? पंजाब में। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्टार्टिंग की गई थी। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई बताइए? ऑप्शन ए 1985-86 में इंदिरा गांधी आवास योजना की स्टार्टिंग की गई थी। कपाट का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे क्या बताना है? बी कपाट का मुख्यालय पूछेगा कहाँ पर, तो नई दिल्ली में बता दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे ना कपाट क्या है ये कंफ्यूज नहीं करिएगा। कपाट का मतलब होता है ना जो लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद है ना, इसी को शॉर्ट में कपाट कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा इसका गठन कब हुआ था तो 1 सितंबर 1986 को कपाट का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा इसे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो आपने नई दिल्ली तो देख ही लिया। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया था। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत को मतलब कहिए कि प्रतिपादन मतलब दिया गया था। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से शुरू हुआ है? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर, वर्ष 1964-65 से शुरू हुआ है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1999 और 2000 के टाइम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक क्रांति से। नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब? 35 का नंबर सी, 12 जुलाई 1982 को। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, पेट्रोलियम से है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छठी योजना के टाइम में। बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मसाला से है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है बताएंगे? नंबर 40 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए मांस से टमाटर से दोनों से है, तो ऑप्शन
सी डी 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 टिक करना है, ए और डी, ए और बी आपको बताना होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाला जो पेज हम लोगों का था, यही था ना, बिल्कुल। अब यहाँ से आपको राइट आंसर बताते चलना है, मन में सोचते चलना है। चलिए बताइए कि 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर हस्ताक्षर रहता है। ऑप्शन आपको भी बता देना है, भारत के वित्त सचिव का। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1948 में। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2011-12 वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का बेस ईयर रहा है, चल रहा है जो कि अभी। कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चलैया समिति का। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? ऑप्शन नंबर सी 101वां संविधान संशोधन रहा था। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, उस तरह के मुद्रा को क्या कहते हैं? उसे आप ऑप्शन ए हार्ड करेंसी कहते हो। जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी कब? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? नंबर 9 का ऑप्शन आपको यहाँ पे डी बताना होता है, फ्रांस में हुआ था। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? ऑप्शन नंबर डी फ्रांस ने। पहली बार सेवा कर किस समिति के सिफारिश के आधार पर लगाया गया था? सेवा कर, ऑप्शन आपको यहाँ पे चलैया समिति बता देना है, जो कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रेखा समिति का। वांचू समिति का संबंध किस कर से है? नंबर 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर से। चलिए बताइए नंबर 14 में, वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, उसे क्या कहते हैं? फिर से समझिए, वैसा कंडीशन जिसमें कि वस्तु का जो मूल्य है वो ऊपर और मुद्रा का जो मूल्य है वो नीचे हो जाता है, उसे आप क्या कहते हो? ऑप्शन सी, उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन नंबर बी WPI के आधार पर किया जाता है। बताइए गिल्ट एल्ड बाजार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सोना और चांदी के संबंध से गिल्ट बाजार का संबंध है। भारत में सबसे अधिक किस क्षेत्र में, भारत जो है सबसे अधिक किस क्षेत्र में आयात करता है? ऑप्शन सी पेट्रोलियम का करता है। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी एक्सिम बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा की शुरुआत की गई थी। भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? इंग्लैंड की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 21 का ऑप्शन नंबर आपका डी 1971 में। सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1972 में। बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IRDA के द्वारा बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है। सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का जो संस्था है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर, UTI राइट आंसर। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में है। स्वतंत्र भारत में भारतीय मुद्रा का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? ऑप्शन नंबर सी 3 बार किया जा चुका है। अंतिम बार जो मुद्रा का अवमूल्यन है कब हुआ था? 1900 भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन 1991 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। वह मुद्रा जिसमें
शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उसे आप हॉट मनी के नाम से जानते हो। बताइएगा कि भारतीय रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर सी 19 अगस्त 1994 को। सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी पाउंड स्टर्लिंग आपका राइट आंसर है। वह मुद्रा जिसकी मांग, देखिए जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है वह क्या कहलाता है? कह रहा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होना, वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कितनी बार? 3 बार किया जा चुका है। सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था कब? 34 का ऑप्शन आपको बी बता देना है, वर्ष 1946 में। मुद्रा का अंतिम बार अगर पूछेगा विमुद्रीकरण कब किया गया था तो क्या बताइएगा? वर्ष 2016 में। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन थे? 37 का ऑप्शन नंबर बी जी.बी. शॉ आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? क्रॉमर का। समझिएगा कह रहा है क्या, मुद्रा जो है स्वयं खुद से मुद्रा का क्या करती है? निर्माण करती है। क्रॉमर के द्वारा ये बात कही गई थी। किसे प्लास्टिक मनी के रूप में भी आप जानते हो? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट मनी का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्मार्ट मनी का अर्थ होता है। नेक्स्ट वाले क्लास में जो कि आपका लास्ट होने वाला है, यहाँ से देखेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को क्या किया गया था? SBI रख दिया गया था। और इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी यह भी नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। आप लोगों से सवाल पूछा गया था, अगर आपको जवाब पता हो कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले आप बताइए, नोटबंदी जो हुआ था भारत में कब हुआ था? आपको ध्यान है? अगर ध्यान है तो आप डेट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नोटबंदी भारत में हुआ था किस टाइम को, डेट आपको बताना है। अगर नहीं पता हो तो इसका जवाब पता हो तो बताइए, दोनों में से किसी एक का, दोनों का पता हो तो बताएंगे। अगर आपको राइट आंसर पता हो कमेंट जरूर करके आप बताइएगा। योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक रही थी? नोटबंदी किस डेट को लागू हुआ था? आशा करता हूं कि आज के इंडियन इकोनॉमी के क्लास को देखकर आपको आपके पढ़ाई में थोड़ा बहुत हेल्प जरूर मिला होगा। यकीन मानिए 2 क्लास अभी तक में आपने देखा, तीसरा वाला पार्ट इसका आएगा उसे आप देखिएगा। 700 प्लस प्रश्नों का संग्रह जो आपका है, इसे अगर आप अच्छे से देख लेते हो, इस पे अगर आप पकड़ बना लेते हो, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, अगर खुद भी अभी लगाते होंगे, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, इतना तो खैर गारंटी जरूर है इस बात का। आप अच्छे से क्लास को देखिए, अगर आपने सही से देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार और देख लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं।